ये जो तैयारी हम लोग कर रहे हैं ना, इसमें अगर हम लोग थोड़ा अवेयर रह करके तैयारी करेंगे तो ज्यादा प्रश्न हम लोग हल कर पाएंगे। तो सावधानी क्या रखनी है? सावधानी ये रखनी है कि जो कुल प्रश्न आते हैं सो उनको मैंने पहले भी आपको कई तरीके से वर्गीकरण करके बताया, क्लासिफिकेशन पहले भी किया है मैंने, लेकिन आज जो मैं क्लासिफाई करने जा रहा हूं वो थोड़ा तरीका अलग है। मैं अपनी क्लास में भी बता रहा था, उसमें भी, रेगुलर क्लास में भी। तो वो तरीका ये है कि 3 प्रकार के प्रश्नों में डिवाइड कर सकते हैं आप लोग। पूरे परीक्षा के जो 100 प्रश्न हैं उनको 3 प्रकार के प्रश्न माने जा सकते हैं। परंपरागत आधारभूत प्रश्न यानी कि ट्रेडिशनल बेसिक क्वेश्चंस। ट्रेडिशनल बेसिक क्वेश्चंस लगभग 20 से 40 प्रश्न जो है वो ट्रेडिशनल टाइप के होते हैं, बेसिक टाइप के, बिल्कुल एकदम बेसिक नॉलेज होता है, जिनको आप एनसीईआरटी से पढ़ते हो। जैसे न्यूटन के नियम में से, गुरुत्वाकर्षण के नियम में से, या बायोलॉजी में विटामिन में से पूछ लेते हैं, हार्मोन का पूछ लेते हैं। तो बेसिक टाइप के क्वेश्चंस जो सब्जेक्टिव होते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से होते हैं। और आ रही है तो बेसिक क्वेश्चंस। और दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अनुभव आधारित ज्ञान जो आता है, अनुभव से जो आता है, वो प्रश्न भी 30 से 60 हो सकते हैं। अनुभव आधारित प्रश्न 30 से 60 हो सकते हैं। और करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस 20 से 40 प्रश्न। अब ये जो मैं बार बार लिखवा रहा हूं 20 से 40, 30 से 60, यही गेम है पूरा का पूरा, यही गेम है। पिछली बार क्या हुआ कि करंट अफेयर्स वाला कम कर दिया उसने, और ये जो एक्सपीरियंस बेस्ड वाला है इसको उसने बढ़ा दिया, 55 के आसपास पूछ लिया। तो उससे पेपर पूरा ही चेंज हो गया और कट ऑफ बदल गया। आपने देखा कि अच्छे अच्छे लोग जो पहले 2-2, 3-3 बार मेंस दे चुके वो सब बाहर हो गए। तो अचानक से जब ऐसे प्रश्न आ जाते हैं एक्सपीरियंस बेस्ड, ये कैसे क्वेश्चंस करते हैं, तो थोड़ा हम इस पे फोकस करेंगे। क्योंकि मैं परीक्षा से 4 या 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले जो क्लासेस लेता हूं, मैं ऐसे प्रश्नों का जिक्र करता हूं, जिसमें फिर आप लोग बताते भी हैं कि हाँ सर ये प्रश्न आए थे परीक्षा में और आपने बताया था और ये आ गए थे। तो ये अनुभव आधारित प्रश्न होते हैं, और ये अनुभव आधारित प्रश्न होते हैं जिसका लंबे समय से परीक्षा की तैयारी का अनुभव होता है, उसको बहुत फायदा मिलता है, लंबे अनुभव का फायदा मिलता है। करंट अफेयर्स बेस्ड अगर 35-40 प्रश्न पूछ लेता है किसी साल, जैसा यूपीएससी करता है, उस साल, उस वर्ष जिसने द हिंदू पढ़ा है, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा है, वो निकल जाता है। बस उसने साइंस रिपोर्टर, नेचर मैगजीन, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, ऐसे 4-5 सोर्स इकट्ठे कर लिए, बस वहां से उसने फोकस कर लिया और बहुत लिमिटेड तैयारी की, उसका सिलेक्शन हो जाता है। कभी कभी वो बेसिक क्वेश्चंस में तो हमेशा 20 से 40 की गुंजाइश रहती है। बेसिक क्वेश्चंस कभी भी डिसाइड नहीं कर पाता, सिलेक्शन कभी डिसाइड नहीं करता बेसिक क्वेश्चंस, क्योंकि एनसीईआरटी लगभग सभी लोग पढ़ते हैं एक बार, और बेसिक प्रश्न होते हैं, बिल्कुल सिली टाइप के प्रश्न होते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, सबसे पहला ज्ञानपीठ किसको मिला था, ये मैं इनको बेसिक क्वेश्चंस वाली बात करूंगा। हाँ, लेकिन 2012 का ज्ञानपीठ किसको मिला था, तो ये फिर अनुभव आधारित हो जाता है। जिसने 2012 में तैयारी की होगी उसने तैयार किया होगा, बात समझ में आई ना। या फिर कोई घटना ऐसी पूछ ली जो 2016 की घटना है, अब आप 2021 से तैयारी आपने शुरू की, तो आप 2016 वाली घटना को उतने अच्छे से रिवाइज नहीं करोगे, तो वो दूसरा आगे निकल जाएगा, 2016 वाला आगे निकल जाएगा। तो ये जो अनुभव आधारित प्रश्न होते हैं, उनको कई प्रकार के अनुभव भी होते हैं कि प्रश्न इस तरह से पूछता है, प्रश्न को पूछने का तरीका ये है, इससे जोड़ करके पूछता है। अभी उसने कोई ऐसा इवेंट पूछ लिया जिसमें आगे और पीछे की घटनाएं पूछ ली, मुख्य इवेंट को छोड़ दिया, तब भी फिर वो गच्चा खा जाता है, नया आदमी जो है उसको समझ में नहीं आता। तो आपको अगर एग्जाम निकालना है, तो इन्होंने क्या किया, यूपीएससी ने और एमपीपीएससी ने ये देखा कि बच्चे शॉर्टकट अपना लेते हैं।
या तो किसी कोचिंग क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं या कोई मार्केट का कोई मटेरियल खरीद के पढ़ लेते हैं, वहां से पास हो जाते हैं। तो अब ऐसा कुछ करो कि हर कोई पास ना हो पाए, यानी जिसने वाकई में मेहनत की हो, जिसकी गहराई हो ज्ञान में, वो ही निकल पाए। अब वो प्रश्न पत्र इस प्रकार से बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो जो 30 से 60 अनुभव वाला, पहले 30 प्रश्न तो हुए, 30 प्रश्न तो अनुभव वाले सभी में होते हैं, लेकिन इस बार उसने 55-60 कर दिया, 55-60 के आसपास पूछ लिए, तो गेम बदल गया। 30 प्रश्न एक्स्ट्रा हो गए, वहीं से सारा गेम हो गया और वो कट ऑफ नीचे भी आ गया और बहुत सारे लोग बाहर हो गए। तो हमको उस चीज को भी पकड़ के रखना है, अनुभव आधारित वाले को। उसमें परंपरागत चीजें जो बेसिक नॉलेज है वो अपनी जगह है, बेसिक नॉलेज है, हर सब्जेक्ट का अपना एक फिक्स है। जैसे चट्टानों के प्रकार, मिट्टी के प्रकार, ज्योग्राफी में जाओगे तो देखो, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। गंगा नदी की लंबाई चौड़ाई, ये गंगा नदी का जो है कहां से निकली है, कहां तक पहुंची है, कौन कौन सी उसकी सहायक नदियां, ये सब बेसिक नॉलेज। और ये परंपरागत नॉलेज है, जो कोई भी ज्योग्राफी की क्लास लेगा तो ये सब पढ़ाएगा, और ये आपको यूट्यूब पे बहुत मिलेंगे। लेकिन अनुभव आधारित में आ जाएगा वो अग्रवाल जी, जीडी अग्रवाल, जिनको गंगा पुत्र कहते हैं, अभी उनकी डेथ हो गई थी आमरण अनशन से 4 साल हो गए लगभग। मोदी आए थे तभी हुआ था, यानी 15-16 के आसपास, मेरे को एग्जैक्ट डेट नहीं है। लेकिन उस समय से अगर कोई तैयारी कर रहा है तो वो जीडी अग्रवाल को याद रख लेगा और उसको गंगा पुत्र बोलेगा और उसका पूरा रेफरेंस भी देगा और उसको समझ में आएगा कि जीडी अग्रवाल जो है जिन्होंने आमरण अनशन किया था गंगा की सफाई के लिए। या फिर कोई वादे जो है, नमामि गंगे पहले थी, है ना, और उस समय की योजना क्या थी, पिछली सरकार में उमा भारती जब थी गंगा की सफाई के लिए मिनिस्टर बनी थी, तो बकायदा फिर गंगा एक्शन प्लान किसी ने पढ़ रखा है, तो वो परंपरागत नॉलेज में नहीं आता। उसमें कौन से आते हैं, गंगा की लंबाई, गंगा की सहायक नदियां, गंगा के किनारे बसे हुए शहर, ठीक है। फिर बाद में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट में गंगा को लेकर के कब कब क्या कहा गया, सरकार जो है वो क्या योजनाएं लेके आई। तो जिस साल की योजनाएं करंट अफेयर्स के तौर पे पहले से यदि कोई पढ़ता रहा है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहा है, वो अनुभव आधारित हो जाएगा। और किसी ने इस साल गंगा कब कब जिक्र आया है करंट अफेयर्स में गंगा का, तो वो करंट अफेयर्स बेस्ड हो जाएगा। और एक जो मैं आपको बता रहा था कि गंगा की लंबाई और उसकी सहायक नदियां, वो बेसिक वाले में चला जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्नों को 3 हिस्सों में डिवाइड हम लोग कर सकते हैं। कोई भी हिस्सा कमजोर रहा वो आपको बाहर करवा सकता है, क्योंकि उस वर्ष किस हिस्से से कितना क्या पूछा जाएगा उस पर डिपेंड करेगा। बेसिक वाला आपका बहुत अच्छा है और 35-38 प्रश्न पूछ लिए तो उस साल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी हिस्सा कमजोर भी रहा तो भी काम चल जाएगा। इसलिए यदि आप हमसे पूछते हैं कि सर क्या तैयारी कर लें, हम क्या पढ़ लें, तो कई सारे बच्चे प्रश्न करते हैं क्या ये पढ़ लेना उचित होगा, क्या ये पढ़ लेना उचित होगा। तीनों को बैलेंस करना पड़ेगा और वो कुछ भी कर सकते हैं, आपको चौंका सकते हैं। यूपीएससी खास करके आपको चौंकाती है। अब मध्य प्रदेश पीएससी वाले भी चौंकाने लगे, एमपी पीएससी स्टेट वाले आप देखते हो तो वो भी चौंकाने लगे। अचानक से ऐसा पेपर आ जाता है कुछ तो भी हम घबरा जाते हैं, ये क्या है, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। हमने देखा है, हम ऐसे कैंडिडेट को भी जानते हैं जो जिसने कम से कम 7 बार मेंस दिया हो, वो प्री से रह गया इस बार, और वो अपने आप को धुरंधर समझते थे और बाकी सब उनके आसपास वाले सब उनको मास्टर मानते थे, महागुरु मानते थे। बोलते कि अगर प्रीलिम्स पास करना तो इनकी बातें सुनना बहुत जरूरी। अब वो रह गए बात खुद ही महागुरु। तो ये क्या हो गया, वही वो 30 क्वेश्चंस पूछते थे, 60 पूछ लिया। बेसिक चीज है वो। एक्सपीरियंस वाली में मैंने आपको बताया था, हर चीज का विकास क्रम तैयार करो। आजादी के बाद भारत में आर्थिक विकास के लिए भारत में क्या क्या हुआ, एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। 1982 में अगर कोई एमपीपीएससी देता था तो वो क्या पढ़ता होगा, 1990 में एमपीपीएससी देता होगा तो वो क्या पढ़ता होगा, सन 2000 में अगर एमपीपीएससी हुई थी तो वो क्या पढ़ता था। मतलब आपको सभी चीजें पता होनी चाहिए। कई बार आप परीक्षा की तैयारी केवल 2022 के लिए करते हो, तब वो एमपीपीएससी वाला यूपीएससी वाला आपको बाहर कर देता है।
तो फिर बोले ये तो बहुत, कई बच्चे तो बोलते थे सर ये हम इस साल परीक्षा दे रहे हैं सर 22 का, तो करंट अफेयर्स कहाँ तक का पढ़ लेंगे, मतलब पीछे जाके मार्च से ठीक रहेगा, मतलब मार्च टू मार्च ठीक रहेगा ना, मतलब इतना पर्याप्त रहेगा ना। यहाँ तो पूरा गेम ही चेंज कर दिया उसने। ये जो इस टाइप से सिलेक्टिव तैयारी जो कर रहे थे उनका चल रहा था 2012 से लेकर के अभी 18-19 तक वो लोग सिलेक्ट हो रहे थे, और वो फार्मूला भी चल रहा था कि हाँ कहाँ से कहाँ तक का पढ़ लें। लेकिन जैसे ही उसने अचानक बदला बहुत लोग बाहर हो गए। फिर हमारा वाला पैटर्न आ गया, हमने कहा ना वो हम लौट के बार बार आते हैं यूपीएससी में, एमपीपीएससी में, क्योंकि हमारा पढ़ाने का तरीका वही है। कई लोग बच्चे बोलते हैं ये पढ़ा रहे हैं ये बिल्कुल सही नहीं, लेकिन आप सबको याद आ रही नहीं, बिल्कुल सही बात तो यही है। तो आज मैंने थोड़ा एग्जाम का एनालिसिस करके आपको बताया। अब मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, इतना कोई आप बल्कि एक्सपर्ट हो गए होंगे, किसी को समझाना हो तो भी आप बता सकते हैं कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, इसको 3 भाग में डिवाइड करके तैयारी कर सकते हो। बहुत आसान, लेकिन ये आसान लग रहा है, लेकिन ये टफ हो जाएगी तैयारी। कैसे होगी? टफ नहीं होगी, थोड़ा सा उसके लिए प्लानिंग करना पड़ेगी आपको। एक्सपीरियंस वाला सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि बेसिक तो आपके पास स्टडी मटेरियल होता है, नोट्स होते हैं, आप उसको पढ़ लो, या कई बार आपने पढ़ भी रखा है, बहुत सारी तैयारी भी हो रखी है बेसिक की, एनसीईआरटी पढ़ लो, किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़ लो, बेसिक तैयार हो जाता है। करंट अफेयर्स के लिए भी आपको पता है, एक मंथली मैगजीन पकड़ लो, रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ो, एडिटोरियल पढ़ो, थोड़ा बहुत यूट्यूब पे जो करंट अफेयर सिखाते हैं उनका लेक्चर वगैरह सुन लो, हो जाएगा काम, बात बन जाती है। एक्सपीरियंस बेस्ड वाला जो है वही व्यक्ति बता सकता है जिसका एक्सपीरियंस है एग्जाम देने का, एग्जाम में बैठने का, एग्जाम की तैयारी कराने का, रेगुलर कई सालों का, और खास करके हर सब्जेक्ट को जोड़ना जिसको आता है, क्योंकि ये जुड़े हुए सब्जेक्ट के साथ होगा। तो आपको कुछ सेक्टर हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, अभी तक का जितना भी आर्थिक विकास हुआ है आजादी के बाद का, खास करके आजादी के बाद का, हालांकि इसमें वो भी आता है कि बॉम्बे प्लान, और वो जब हम पढ़ते हैं ना थोड़ा सा 1940 में क्या स्थिति थी, रिजर्व बैंक की स्थापना, ये वो भी आ जाता है, लेकिन वो हम चलो बेसिक वाले में डाल देते हैं, उसको बेसिक में डाल देते हैं। लेकिन आजादी के बाद का तो हम लोग बेसिक में नहीं पढ़ते। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली जो बुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी? बिपिन चंद्रा वाली। तो अगर आपने पढ़ी होगी तो वहां से बहुत कुछ मिल जाएगा। तो आजादी के बाद जितना डेवलपमेंट हुआ है उसको आपको समझने की कोशिश करना चाहिए। आर्थिक विकास, उसमें बीएचईएल का जन्म हुआ होगा, इंडस्ट्रीज का जन्म हुआ होगा, भारत में एक के बाद एक सिंचाई परियोजनाएं बनी, डैम का विकास हुआ, वो सब भी आ जाएंगे, ठीक है। कई शहरों का विकास हुआ, वो आ जाएगा। फिर उसके बाद जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो नवरत्न बन गई है ना, और अभी बहुत कमाई देती हैं सरकार को, उनका विकास, तो नवरत्नों से और उससे प्रश्न आते। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये प्रश्न आते कहां से? ऐसे साइंटिफिक डेवलपमेंट, जगदीश चंद्र बोस, होमी जहांगीर बाबा, न्यूक्लियर साइंस में, स्पेस में, इसरो का विकास, और ये तो साइंटिफिक डेवलपमेंट। इन्वायरमेंट के क्षेत्र में जितना कुछ हुआ है ना, इन्वायरमेंट की सरकार की जितनी पॉलिसी है, एग्रीकल्चर को लेकर के पॉलिसी, खनिज को लेकर के पॉलिसी, लेबर को लेकर के पॉलिसी, फिर लॉ जितने बने हैं, लीगल डेवलपमेंट, कानूनी विकास, भारत में कई सारे कानून बने हैं आजादी के बाद में, संसद में इतने सारे कानून बने, सामाजिक क्षेत्र के कानून, पर्यावरण के क्षेत्र के कानून, आर्थिक क्षेत्र के लिए कानून, यानी लेबर डिपार्टमेंट वाले, और वो है ना, जमीन अधिग्रहण से जुड़ी हुई चीजें, ये सब अनुभव आधारित चीजें हैं। अब ये आप कहोगे कि ये सारे ये एक जगह है क्या, कोई किताब है क्या इसकी? नहीं, ये इसकी बुक नहीं है। इसमें से पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चमकते हैं, जैसे कि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, वर्गीज कुरियन, डॉक्टर स्वामीनाथन, इनके पूछने की जबरदस्त संभावना, जबरदस्त संभावना। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी का बनना, ट्राई का बनना, रेगुलेटिंग कंट्रोलिंग के लिए, जो पिछली बार मैं बता रहा था, तो ट्राई का विकास कैसे हुआ, सेबी कैसे बना, है ना, तमाम प्रकार के स्कीम जो हुए, उसके बाद सरकार ने क्या क्या सुधार किए अपने अंदर, जितने रिफॉर्म्स हैं, तो चमकते हैं, अलग से चमकते हैं वो प्रश्न आजादी के बाद। पर ये ज्ञान जैसे जैसे आएगा आपको अनुभव, इसमें एक्सपीरियंस लगता है। इसमें नौसिखे जो आदमी अचानक से तैयारी करने आए, उनको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। वो इसीलिए वो वहां पर जो पेपर होता है ना, उसमें वो एक्सपीरियंस चूज कर लेते हैं। वहां से जिसका एक्सपीरियंस होता है उन लोगों को चूज कर लेते हैं, एकदम निकाल लेते हैं, क्रीम निकालने वाली बात।
तो जितने ज्यादा एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे वो तैयारी जो कोचिंग क्लासेस में होती है वो फ्लॉप हो जाएगी। कोचिंग क्लासेस की तैयारी काम नहीं करेगी, क्योंकि वो एक्सपीरियंस दे नहीं सकते आपको। कोई भी व्यक्ति, जैसे आपके पिता हैं, वो आपको संपत्ति दे सकते हैं, प्रॉपर्टी दे देंगे और कुछ भी दे देंगे, स्कूटर दे देंगे, अपना कार दे देंगे, मकान दे देंगे, लेकिन उनकी जिंदगी का जो एक्सपीरियंस है वो तो उनके साथ साथ सुनने से, रोज रहने से, उनकी बातें सुनो कि उन्होंने कब कब क्या क्या किया, तब जाकर के वो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। उसका लाभ आपको ऐसे कागज से नहीं मिल सकता। आप बचपन से ही हॉस्टल में पढ़ने चले गए, फिर आप विदेश चले गए, अब आप 27 साल के हो, क्या है, पिताजी से साथ जब रहते थे तब आप 7.5 साल के थे या 10 साल के थे, पिछले 17 साल से आप पिताजी के साथ ही नहीं है, आपने कुछ सुना ही नहीं उनसे, तो वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तो एक्सपीरियंस वाली बातें जो है वो कैसे हासिल करेंगे? आप समझ रहे होंगे कि तैयारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उसके लिए कुछ बेसिक किताबें होती है, जैसे रामचंद्र गुहा की किताबें हैं, विपिन चंद्रा की किताबें हैं, भारत में सामाजिक विकास के ऊपर किताबें हैं, भारत में समाज का विकास कैसे हुआ। फिर कोई किताबें अस्पृश्यता के ऊपर है, अनटचेबिलिटी के ऊपर है, अम्बेडकर की किताबें बहुत मदद करती हैं। तो इसके लिए आपको बहुत सारी तरह तरह की रेफरेंस बुक्स, नॉवेल, ये बहुत मदद करते हैं। एक तरह का सोशलाइजेशन नए तरह का होता है वो। इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे? इसके नोट्स नहीं मिलेंगे, मैं भी आपको इसके नोट्स नहीं दे सकता, लेकिन हमारी क्लासेस आप पुरानी सारी यूट्यूब की सुन लोगे तो बहुत नॉलेज है इस टाइप का उसमें तो बहुत प्रश्न मिल जाएंगे आपको, हमने जिक्र कर रखा है। अब इसमें माइलस्टोन देखना है आपको, जहां से टर्निंग पॉइंट हुआ है, जब बिल्कुल टर्न हो गया है, रास्ता बदल गया, आप क्या करने जा रहे थे और क्या हो गया। वो जो स्थान था बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बहुत बड़ी घटना थी। ऐसे टर्निंग पॉइंट को पकड़ना है आपको। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आईटी का प्रवेश राजीव गांधी के द्वारा, बात करते हैं ना। अटल बिहारी वाजपेयी का स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना उसमें आता है। पाकिस्तान के साथ समझौते के लिए आगरा शिखर वार्ता, लाहौर बस यात्रा, समझौता एक्सप्रेस, ये बहुत बड़ी बड़ी घटना है। तो आपको पुराने माइलस्टोन निकालने हैं, मिल जाएंगे कुछ तो मिल जाएंगे, हाइलाइट्स मिल जाएंगे आपको, नहीं तो विकिपीडिया तो आपको दे ही देगा। इंडो पाक रिलेशन कर लो, इंडो श्रीलंका रिलेशन कर लो, इंडो बांग्लादेश कर लो, पड़ोसियों से खास करके सबसे ज्यादा प्रश्न रहेंगे। ऐसा करके फिर आपका ज्ञान दिखेगा। तो फिर ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया काम। अभी तक जो बात थी वो नोट्स तक थी और किताबों तक थी, आज हमने आपको थोड़ा सा उलझा दिया। मतलब बहुत कुछ और भी पढ़ना, अगर फिर से उसने 60% क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिए तो फिर वही रिजल्ट आएंगे जो हम बता रहे हैं आपको। क्योंकि अगर आपने तैयारी उस तरह से नहीं की तो अब ये इस बार वो पूछेगा या नहीं पूछेगा, क्योंकि पेपर सेटर सब बदल जाते हैं, कई बार सेक्रेटरी बदल जाते हैं। वो आईएएस होते हैं सेक्रेटरी, जिसने तय किया था कि मैं इस प्रदेश से क्रीम स्टूडेंट निकालूंगा, तब वो हो सकता है कि पेपर सेटर को निर्देश देते समय मैं मीटिंग ले रहा हूं और मीटिंग में उसने मेरी तरह से ऐसे लेक्चर दिया हो कि हमको ऐसे लोग चूज करने, इसलिए आप कम से कम ऐसे प्रश्न बनाना, या निर्देश छाप के दे दिए हो पेपर बनाते समय उनको, कि निर्देश ही छाप के दे दिए कि इस प्रकार का पेपर होना चाहिए। फिर आदमी बदल गया, सेक्रेटरी बदल गया, चेयरमैन बदल गया, और फिर वो पेपर सेटर भी बदल गए, उनकी डेथ हो गई कोविड में मान लिया जाए, या वो 70 साल के हो गए, अब उनका दिखता नहीं है और कोई प्रॉब्लम हो गई, अब नया आदमी ढूंढो, तो फिर परिस्थितियां बदल जाएंगी, तो फिर पूरा बदल सकता है। तो आने वाली एग्जाम में क्या होगा नहीं कह सकते, लेकिन फिर से अगर उन्होंने वो ट्रेंड पकड़ लिया और तय कर लिया कि नहीं इसी ट्रेंड पे एग्जाम होगी, तो फिर मैं बता रहा हूं वैसे आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ये जो अनुभव आधारित तैयारी करते हैं वो मेंस में और इंटरव्यू में बहुत ज्यादा फायदे में रहते हैं, क्योंकि उनसे वहीं से प्रश्न सबसे ज्यादा प्रश्न होते हैं और करंट अफेयर से होते हैं। बेसिक प्रश्न जो है इंटरव्यू में नहीं किए जाते, क्योंकि वो वन लाइनर जैसे हो जाते हैं। तो अनुभव आधारित ज्ञान होता है। तो इसलिए आप देखो कि सूखे के लिए सरकार क्या क्या करता है, जहां जहां ड्राउट होता है, अधिक वृष्टि हो जाती है, ऐसे समय के लिए सरकार ने कौन कौन से कार्यक्रम चलाए हैं, राज्य सरकारें क्या क्या करती रही हैं, खास करके राजस्थान की सरकार क्या करती होगी जब वहां सूखा पड़ जाता है, क्योंकि वहां तो बहुत आम बात होती थी ना, सूखा रेगिस्तान होता था। तो ड्राउट प्रोन एरिया जो होते हैं वो आदिवासियों के लिए किए जाने वाले कार्यक्रम, ये ट्रेडिशनल वाले में इसमें आएंगे आपके अनुभव वाले में, क्योंकि आदिवासियों के लिए बहुत लंबे समय से
ये चीजें। बजट में अभी तक क्या क्या परिवर्तन आए, रेलवे बजट की शुरुआत से लेकर के रेल बजट का मर्ज हो जाना, तो बजट का विकास, भारत में बजट का विकास देखो तो अलग अलग देखना पड़ेंगे आपको। भारत में बजट का विकास, भारत में औद्योगिक विकास, भारत में श्रम कानूनों का विकास, भारत में चिकित्सा शिक्षा का विकास, चिकित्सा सुविधाओं का विकास, चिकित्सा शिक्षा में सारे मेडिकल कॉलेज, इतने सारे एम्स का खुलना, फिर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में IIT और उधर प्रबंधन के क्षेत्र में IIM का विकास। तो ये सब अलग अलग सीरीज चलेगी। अब आप देखो पिछले पेपर उठा के देखो, आप देखो कितने सारे प्रश्न हैं जो इसी टाइप के प्रश्न हैं, उन माइलस्टोन में से और जो टर्निंग पॉइंट्स थे वहीं से प्रश्न है। तो क्या उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आसानी से निकाल सकते हैं। बदलाव वाले होने चाहिए, बड़ा बदलाव करने वाले प्रश्न। छोटे मोटे बदलाव को सामान्यतः नहीं पूछा जाता। बड़ा परिवर्तन कर दे, जो जनजीवन में, अर्थव्यवस्था में बड़ा परिवर्तन करके रख दे, समाज में बड़ा परिवर्तन करके रख दे, वो बहुत ऊपर ऊपर से पूछ रहा है। आप देखो प्रश्न बहुत ही ऊपर से पूछ रहा है। देखो साइंटिफिक डेवलपमेंट में जितने नोबेल प्राइज मिले हैं ना भारतीयों को, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है ना। साइंस के क्षेत्र में जितने भी नोबेल प्राइज मिले और भारतीय को मिले, किसी इंडियन को, इसका मतलब बहुत बड़ी बात है। हम उनको तो भूल नहीं सकते ना, इसलिए हरगोविंद खुराना का प्रश्न आ जाएगा, सीवी रमन का प्रश्न आ जाता है कई बार। तो इन पर्सनालिटीज को तैयार कर लो, यहां से भी काम बन जाता है आपका। तो बहुत लिमिटेड है, अधिकांश चीजें आप जानते हो, बस उनको है ना जो मिसिंग है, जो चीजें वो आपको परेशान करती है, वो प्रश्न हमेशा खराब हो जाते हैं, उसको आपको पकड़ के रखना है। कहीं ना कहीं कुछ मिस हो जाता है, छूट जाता है। साहित्य के विकास में अभी तक का, पुराने समय से जो साहित्य है वो तो आप हिस्ट्री वाले में पढ़ लेते हो, कल्चर वाले में पढ़ लेते हो। हम कहेंगे कालिदास के साहित्य पढ़ लो, इसका पढ़ लो, तो वो वहां पढ़ लेते हो। लेकिन आजादी के बाद के भारत में साहित्य का विकास बहुत अलग तरीके से हुआ है। अंग्रेजी लिटरेचर भी हुआ है, हिंदी वाला भी हुआ है, और पाठ्यक्रम में आने वाली चीजें भी आई हैं। ठीक है, तो साहित्य किस प्रकार का, चेतन भगत तक, ठीक है, चेतन भगत तक आप लोग लेके आएंगे तो फिर देखोगे कि नए नए कवि हैं, नए नए साहित्यकार। अधिकांश तो स्वतंत्रता संघर्ष वाले ही प्रसिद्ध हैं। आपको पता है कि जो 1950 के पहले जिन्होंने साहित्य लिखना शुरू किया, हम हिंदी साहित्य में तो उन्हीं को पढ़ते हैं। लेकिन कई लोग हैं जो आजादी के बाद में बड़े हो गए और साहित्य लिखना शुरू किया, लेकिन बड़े प्रसिद्ध हैं और उनका भी जिक्र किया जाता है सब जगह। तो उनका साहित्य, खास करके अंग्रेजी साहित्य में बहुत सारे नाम निकल करके आए जिनको बुकर प्राइज मिलना हो या बुकर के लिए नॉमिनेट हुए। तो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए जो लोग नॉमिनेट हो जाते हैं उनका सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। खेल के क्षेत्र में विकास, स्टेडियम के क्वेश्चंस हो जाएंगे, खिलाड़ियों के प्रश्न हो जाएंगे, अवार्ड दिए जाते हैं। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, राजीव गांधी खेल रत्न जो अब खेल रत्न बन गया उसकी शुरुआत कब हुई थी, ध्यानचंद पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है और उसकी शुरुआत कब हुई। ऐसे ही द्रोणाचार्य पुरस्कार बार बार पूछता है, आपने देखा होगा पिछले 4-5 परीक्षाओं में ये सवाल आ जाता है। तो ये सब है। अब आप कहोगे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार तो सर हर साल मिलता है, इस साल तो उसकी शुरुआत नहीं हुई, तो ये क्या पूछता है, ये अनुभव वाले में जाएगा। इसलिए वो कई बार ये नहीं पूछता है कि इस बार द्रोणाचार्य किसको मिला है, वो कई बार ये पूछता है कि दिया किसको जाता है। आया ना समझ में, वो उस टाइप का। जब ऐसा सवाल आ जाएगा तो वो अनुभव वाले में चला जाएगा। इस साल का पूछेगा तो करंट अफेयर्स में चला जाएगा कि वर्ष 2021 का 20 का किसको गया, तो वो करंट अफेयर्स में चला जाएगा। तो मुझे लगता है आपको कैटेगराइजेशन हो गया। तो अब आप अपनी तैयारी में एक रणनीति बना पाएंगे। क्लियर हो गया ना। ये बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है कि सर इन दिनों में, मतलब जब कम समय रह जाता है, 1 महीना रह जाता है परीक्षा को, 2 महीने रह जाते हैं, तब क्या पढ़ लें? क्योंकि 6 महीने रह जाते हैं तब तक तो हमको समझ में आता है कि, या साल भर रहता है तो हमको मालूम है कि क्या क्या पढ़ना है। वो भी नहीं पता है आपको, वो अब इसके हिसाब से बनाइए रणनीति, है ना। साल भर अगर है तो भी आप किस रणनीति से तैयारी करेंगे तो ये परीक्षा की रणनीति बनाने में आपकी मदद करेगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हल करना सीखें। आज मैं आपको 20 क्वेश्चन ऐसे लिखवाता हूँ। ठीक है, उसमें 15, अब ये इनको मैं सिली क्वेश्चंस कहता हूँ। जिन 20 क्वेश्चंस को मैं लिखवा रहा हूँ ये मेरे हिसाब से सिली क्वेश्चंस। ठीक है, इनमें तीनों प्रकार के प्रश्न होंगे, तीनों का समावेश होगा। ये जो
तीनों पैटर्न है, ऐसे ये रहेगा। इनको मैं सिली क्वेश्चंस कहता हूं और इन्हीं से परीक्षा भरी पड़ी रहती है, परीक्षा इन्हीं की होती है। लेकिन ऐसे प्रश्नों में 5 से ज्यादा गलतियां नहीं होनी चाहिए। यानी मैं अभी 20 प्रश्न आपको बता रहा हूं, उसमें से कम 15 प्रश्न आपको आना चाहिए। 15 अगर नहीं आते हैं तो इस बार सिलेक्शन आपका नहीं हो रहा। 13 आते हैं तो आप हाथ पैर मारिए, 10 से नीचे हैं तो अगले साल की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो मैं लिखवाता हूं, हर बार करवाता हूं मैं, फिर अभी करवाता हूं। तो लिखिए पहला प्रश्न, प्रणब मुखर्जी कौन से वर्ष राष्ट्रपति बने थे? पहला प्रश्न, प्रणब मुखर्जी कौन से वर्ष राष्ट्रपति बने थे? ईयर, साल बताना है आपको, जिस साल वो राष्ट्रपति बने थे। उसका कुछ कारण है, मैं जो पूछ रहा हूं उसका कुछ कारण है, और इस साल प्रश्न आने की संभावना भी उस हिसाब से बनती है। सिली क्वेश्चन, बिल्कुल सिली क्वेश्चन में आता है, आप अंदाज लगा के थोड़ा सा दिमाग लगा के निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, ऑप्शन नहीं दे रहा मैं। नेक्स्ट, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? अमजद अली खान कौन से वाद्य यंत्र को बजाते हैं? नेक्स्ट, हाल ही में कौन से शहर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया एज ए सिटी, हेरिटेज सिटी? हेरिटेज सिटी के तौर पर शामिल किया गया है। नेक्स्ट, सवाई मानसिंह किस सेना के सेनापति थे? किसकी सेना थी? राष्ट्रपति का महाभियोग कौन से अनुच्छेद में आता है? राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है, इम्पीचमेंट, ग्लासगो किस देश का शहर है? कौन से देश में है ग्लासगो? पिच ब्लेंड किसका साधारण नाम है? कॉमन नेम किस रसायन का है?
पॉक्सको कानून कब बना था? पॉक्सको कानून कब बना? पॉक्सको एक्ट कब आया? कौन से वर्ष बना था? भिलाई स्टील प्लांट को किस देश की सहायता मिली थी? भिलाई स्टील प्लांट को किस देश की सहायता मिली थी? पॉइंट केलीमर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? पॉइंट केलीमर नेशनल पार्क। पॉइंट केलीमर नेशनल पार्क कहां पर है? हम्बनटोटा द्वीप, हम्बनटोटा कहां पर स्थित है? कितने हो गए? 11। नेक्स्ट लिखो। टीनियासिस, टीनियासिस टीनियासिस बीमारी का जनक कौन है? टीनियासिस स्टेगफ्लेशन क्या होता है? स्टेगफ्लेशन, स्टेगफ्लेशन वर्तमान में इन्फोसिस के प्रमुख कौन है? वर्तमान में इन्फोसिस के प्रमुख कौन है? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर, ब के नीचे ब्री लगेगा, बृहदेश्वर। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? ब्रोकन विंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? ब्रोकन विंग्स किसने लिखा है?
broken wings. 16. पांचजन्य समाचार पत्र, पांचजन्य समाचार पत्र किस संस्था से संबंधित है? पांचजन्य समाचार पत्र किस संस्था से संबंधित है? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री का नाम बताइए। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। फिर लिखिए यूरोप में कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं? यूरोप में कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं? हो गए? एक और बचा है। Swami and his friends के लेखक कौन है? यही किताब है ना? ये 20 क्वेश्चंस मैंने कोशिश की है बैलेंस करने की, सारे सब्जेक्ट की, करंट अफेयर्स की, थोड़े एक्सपीरियंस बेस्ड, वो जो मैंने आपको फार्मूला बताया उससे बैलेंस करने की कोशिश की है मैंने। ठीक है, और ये सारे सिली क्वेश्चंस हैं मेरे हिसाब से, ये सब सिली क्वेश्चंस हैं। अगर इसमें आप गलतियां भी करते हो तो 5 से ज्यादा गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो कितने लोग हैं जो 15 क्रॉस कर रहे हैं? 1 बस। कितने आते हैं इनमें से? कितने आते हैं? काउंट नहीं किया? 5 ही आते हैं। अच्छा, आप भी करते हैं? हाँ, तो वही आपका प्री हो भी गया होगा ना? हाँ, मतलब हो जाता है वो होने के लायक। ये जिनका भी 15 से क्रॉस जा रहा है उनका प्री हो गया होगा या हो जाएगा, अभी इस साल हो जाएगा। ये छोटा टेस्ट है, हम लोग ऐसे टेस्ट लेते रहते हैं और परीक्षा में मिल भी जाएंगे इस टाइप के प्रश्न आपको। अब आप इसमें देखो कि कौन कौन से प्रश्नों में आपको हवा नहीं लग रही है, किस किस में आपने सुना तो है लेकिन आप सही नहीं कर पा रहे हैं, आपको याद नहीं आ रहा आंसर। तो आपका कमजोर क्षेत्र समझ में आ जाएगा आपको कि करंट अफेयर्स वाला कमजोर हो रहा है, ट्रेडिशनल बेसिक क्वेश्चंस वाले गलत जा रहे हैं, या फिर एक्सपीरियंस बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो गलत जा रहे हैं। आपको समझ में आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। और जिनके जा रहे हैं इसमें 15 से ऊपर, वो इस बार सिलेक्ट हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब वो थोड़ा वही 1-2 क्वेश्चन से लटक जाते हैं तो वो लक होता है,
थोड़ा और अटेंशन लाएं और हमने जो तरीका बताया उस पर काम करें, आ जाएगा। ये एग्जाम, अब कहाँ एग्जाम के लिए घंटों घंटों, पता नहीं सालों सालों की कोचिंग चलती है, काम आपको अभी मुश्किल से आधे घंटे में आपको कितना कुछ बता दिया। देखा जाए तो ये सार है पूरी कोचिंग का, यही है सब कुछ, यहीं से हो जाता है सब कुछ, और कुछ भी नहीं है। बाकी सब फालतू बातें हैं, कोई किसी को तैयार नहीं करवा सकता। 14 बॉर्डर पे हो, हाँ बॉर्डर पे हो। मतलब अब आप सोचो कि ये सब प्रश्नों को कवर करने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी? नहीं, पढ़ाई ज्यादा उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिल्म देखने के बाद आप उठ जाते हैं, थोड़ी देर तक बैठे रहते हैं, नाम वाम भी पढ़ते हैं, ये है। फिल्म आपने 3 घंटे की देख ली, लेकिन एग्जाम के काम की चीज है बाद में 5 मिनट बैठे रहना और वो सारी चीजें पढ़ना जो उस पर आ रहा है समझ में। एग्जाम की तैयारी 5 मिनट में होती है पूरी फिल्म के बाद, और हम उसी समय उठ के चले जाते हैं। तो जिन लोगों की ऐसी आदतें हैं उनके लिए ये बहुत सरल है, उसको कहते हैं एक्सपीरियंस। आप किसी शहर में गए, एयरपोर्ट पे गए, नाम देखा कि नहीं आपने एयरपोर्ट का? किन के नाम पे हो गए एयरपोर्ट? नहीं, हमने फ्लाइट पकड़नी है, हमको ये जाना है, सिक्योरिटी में लगना है, ये आप उसमें लगे। अरे उसका नाम तो देख लेते। एंट्री जब मारी थी, भोपाल में आते हैं तो सब आदिवासियों के और वो सब बना रखे हैं एयरपोर्ट पे, तो पूरा वही प्रश्न तैयार होने लग जाते हैं। आप जिस स्टेट में जाते हैं वहां की कल्चर और वो सब शुरू हो जाता है, ढेरों प्रश्न होते हैं। स्टेशन पे जाओगे तो ये कमलापति नाम रखा है, ये है। अब इस बार हो सकता है कमलापति पे ही प्रश्न आ जाए, है ना, कि कमलापति कहाँ थी, क्या थी, कहाँ की रानी थी, कौन सी गौड़ महारानी, तो उनके पति का नाम, ये साम्राज्य का नाम, डायनेस्टी कहाँ कहाँ तक थी, कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, कैसा था, है ना, तो उसका ओरिजिन वो सब पढ़ जाइए, हो गया काम। होश में रहना पड़ता है कुल मिला के। होश में रहने का मतलब ये है कि जो दिखाई दे रहा है उसके बैकग्राउंड में जो चीजें हैं वो आपको पता है कि नहीं। बैकग्राउंड भी दिखना चाहिए आपको। जिसकी आदत होती है वो तो वैसे ही निकाल लेता है, उसके लिए एग्जाम की तैयारी की जरूरत नहीं है, उसको एग्जाम की तैयारी करने की भी जरूरत नहीं होती। कई बार वो तो वैसे ही निकाल देता है, चलते फिरते ही निकाल देता है, और 6 महीने में निकल जाता है। 6 महीने में उन्हीं लोगों का निकलता है, 21 साल में उन्हीं लोगों का निकलता है जिनकी बचपन से ऐसी नजर होती है। तो ये नजर वाले प्रश्न है कि आपकी नजर है कि नहीं, खबरों पर नजर है कि नहीं, घटनाओं पर नजर है कि नहीं। तो तैयारी कोई कोचिंग में नहीं होती या कोई टीचर आपको घोल के नहीं पिलाता। बस ये है कि हम यहाँ जो लेक्चर देते हैं थोड़ा सा वो उस टाइप का होता है कि आपके अंदर ये निर्माण करता है वो चीजें, लेकिन कई लोगों को वो एकदम से समझ में नहीं आएगा। हमारे अधिकांश लेक्चर जो बिल्कुल आप क्लाइमैक्स पे हैं तैयारी के, तब ज्यादा समझ में आता है। एकदम शुरुआत वालों को तो दिक्कत आती है, वो तो रिजेक्ट करके चले जाते हैं, उनको समझ में नहीं आती। आप भी यदि पहली बार में ही चले गए होते या टिक के नहीं रहते संयम से, तो अभी तक आप बहुत कुछ चीजें खो चुके होते, आपको वो चीजें नहीं मिलती। कहने को ये निःशुल्क क्लास है, लेकिन हम भेदभाव थोड़ी कर सकते। हम ऐसे टीचर हैं कि हम आपको कोई छान करके थोड़ी देते हैं कि यहाँ थोड़ा घटिया वाला माल देना है क्योंकि फ्री क्लास है, ऐसा थोड़ी होता है। हमारा उद्देश्य आप में से भी बने, और यही आप में से कोई पुराने होंगे तो उन्होंने आपने देखा होगा यहीं पीछे बैठते थे, वो सब लोग जॉब में चले गए, आज वो नौकरियों में, यहीं पीछे बैठते थे, हाथ खड़ा करते थे, आप ही की तरह जवाब देते थे, आज सब नौकरियों में वो लोग। तो हम कोई भेदभाव नहीं, हमको ये थोड़ी कि हमारी फ्री क्लास में बन गया तो हमको तो इतना नुकसान हो गया हम छाती पीटने लगे। हमारा ऐसा कोई, हमने तो खुद ने अपनी नौकरी छोड़ दी, हमने तो परवाह नहीं की। हम तो किसी नौकरी की परवाह नहीं करते और किसी के लगने की भी परवाह नहीं करते, ना ही उसके एकदम फैन हो जाते हैं कि भाई तुम तो बहुत महान आदमी हो गए। हम क्यों इंप्रेस होंगे उससे? नौकरी लग गई तो अब कमाओ खाओ, काम करो, जाके मैदान में काम करना है आपको। उसमें इतना खुश होने की, इतराने की न तो आपको जरूरत है न हमको, ठीक है। वो कोई आराम का खाने के लिए थोड़ी मिली है, मेहनत करना पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा। वो तो वही जानता है जिसको नौकरी लगी है। अभी आप छटपटा रहे हो, बाद में समझ में आएगा ये कहाँ फंस गए तो बाद में वो तो पैसे जरूर मिलते हैं, लेकिन आपको ऐसी ठंड में जो है काम पे जाना पड़ता है। इस समय में आपको हो सकता है गाड़ी निकाल के सब लोग लौट रहे हो कि अपनी रजाई में घुस जाएंगे और आपको निकलना पड़ेगा। फोन आ गया कि 10:30 बजे तो वहां पहुंचना है, ठीक है। तो वही समझता है, जिसको लग जाती है तो उसी को समझ में आती है। खैर, यहां हम लोग ये बात कर रहे हैं कि ये जो विभाजन हमने किया और ये जो मैं आपको सैंपल दे रहा हूं,
ये आपको तैयारी करनी है। तो उस समय मैंने आपको कहा था कुछ होमवर्क दूंगा मैं, तो आज 10 तरह की लिस्ट लिखो, आज फिर 10 तरह की लिस्ट इस सप्ताह के लिए लिखो। एक तो नेशनल हाईवे की लिस्ट बनाओ, नेशनल हाईवे की लिस्ट बनाओ, इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे, भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग। कभी कभी एमपीपीएससी वाला खास करके सीधा राष्ट्रीय राजमार्ग का पूछ लेता है, और यूपीएससी वाला पूछता है तो जोड़ी बना करके वो पूछता है कि इसको मिलाओ करो ऐसा करके, है ना। या सबसे इंपॉर्टेंट में कुछ पूछ लेगा कि यहाँ क्या विवाद है या और कुछ इशू है, या सबसे लंबा है तो क्यों है, इसको जोड़ा गया घटाया गया, है ना। तो राष्ट्रीय राजमार्गों पे खूब काम हो रहा है अभी, ठीक है, उसको करो। ठीक, इसी के साथ ट्रांसपोर्ट में दूसरी लिस्ट बनाइए रेलवे जोन की, कि भारत में कुल कितने रेलवे जोन है, कहाँ कहाँ है, उनके हेडक्वार्टर कहाँ है, रेलवे जोन से संबंधित। ऑयल का पाइपलाइन, भारत में ऑयल का ट्रांसपोर्ट जो पाइपलाइन के थ्रू होता है, तो ऑयल पाइपलाइन कहां से कहां तक है, तो ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन नेटवर्क। तो ये आपका एक लिस्ट हो जाएगा ट्रांसपोर्ट वाला। ऐसे ही जलमार्ग वाला बना लो कि वाटरवेज कहां कहां है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की लिस्ट बनाइए, भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कहां पर है। तो मैं करा दूंगा तैयारी आपकी, एक्सपीरियंस वाली भी करा दें, तीनों तरह की करा देंगे, ठीक है। थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, मुझे तरीका बदलना पड़ेगा। आप कहोगे नहीं आप तो लेक्चर दे रहे थे वहां से यहाँ कैसे आ गए, तो फिर अभी अभी उसके प्रश्न मत करो। आपको एग्जाम क्रॉस करनी है या फिर हमारा वो पढ़ाने का सीक्वेंस देखना है। मुझे चिंता रहती है कि आपकी एग्जाम निकल जाए, ठीक है, पढ़ाने का सीक्वेंस जो भी हो। तो आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको करो। तो वाटरवेज हो गया, उसके बाद क्या बताया, हाँ एयरपोर्ट्स की लिस्ट। एयरपोर्ट्स में थोड़ा सा विभाजन ये करना, ब्रैकेट में लिखना कि अब इसमें से निजी क्षेत्र के हाथ में कौन कौन से एयरपोर्ट चले गए। निजी क्षेत्र के द्वारा संचालित एयरपोर्ट, कुछ एयरपोर्ट्स को ग्रीन एयरपोर्ट और इस टाइप से कहा गया है कि ये सोलर एनर्जी से चल रहे हैं पूरी तरह से। तो ऐसा एयरपोर्ट कौन है जहां एनर्जी का यूज जो है वो चेंज किया गया है। एक लिस्ट और बनाएंगे, अगर दुनिया के व्यस्ततम एयरपोर्ट, दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स, सबसे ज्यादा बिजी एयरपोर्ट्स कौन कौन से हैं, उनकी रैंकिंग भी है। कुछ ऐसे इंडाइसेस हैं जिनसे उनकी रैंकिंग निकल करके आती है, रेटिंग एजेंसियां उनको देती है, रेटिंग देती हैं कि ये एयरपोर्ट बहुत बिजी है, ज्यादा साफ सुथरा है, उसके हिसाब से उनको रेटिंग मिलती है, ठीक है। कोस्टल एरिया को भी रेटिंग मिलती है, कौन सी एजेंसी देती है, और भारत के कौन कौन से बीच जो हैं, समुद्री किनारे जहां लोग घूमने जाते हैं, वो उस रेटिंग में आते हैं। तो कोस्टल बीचेस इंडिया के उसमें कितने आते हैं उस रेटिंग में, तो वो आपको एक लिस्ट बनानी है कोस्टल बीचेस की, ठीक है। क्योंकि ये अभी बहुत ज्यादा अभी 2-3 साल से खूब चर्चा में आ रहा है और नए नए बीच को ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसका सवाल आपको पूछा जा सकता है। ऐसी चीजें रहती, कई बार आपका हो सकता है ध्यान न जाए, लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इसमें। भारत में सौर ऊर्जा केंद्र कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा सोलर पार्क बने हैं, उसकी लिस्ट बनाइए, सोलर पार्क की लिस्ट बनाइए क्षमता के हिसाब से, मेगावाट में, गीगावाट में आपको मिल जाएगा। मध्य प्रदेश उसमें काफी अच्छा स्थान रखता है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है, एमपीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोलर के कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर मध्य प्रदेश में, ठीक है। अडानी जो है उसमें प्राइवेट सेक्टर से सोलर में काफी कुछ इन्वेस्ट करते हुए पहुंचे हैं, तो वो कंपनियां। फिर एक नवरत्न कंपनियों की लिस्ट बना लो हमेशा के लिए, मैंने क्लास में यहाँ पे भी बताया था, उसके बाद एकदम तुरंत आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, परीक्षा में आते हैं, हमेशा आते रहते हैं नवरत्न कंपनियों का, महानवरत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, तीनों की लिस्ट बना लो। हो गई 10 लिस्ट, एक आध और बताएं। चलिए एक और लिख लीजिए। भारत के परमाणु बिजलीघर, पावर हाउस, एटॉमिक पावर स्टेशन कहां कहां पर है,
और उनकी क्षमताएं क्या क्या है, उसकी एक लिस्ट बन जाएगी। कई बार आपको देखोगे, आप इमेजेस में जाओगे, गूगल में लिखोगे तो अपने आप वो उसमें ग्राफिक्स में बने हुए मिल जाएंगे, आपको कोई अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। माथापच्ची मत करो, कहीं न कहीं अच्छी मिल जाएगी, बनी बनाई बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने भी डाल रखी है। तो आजकल तो सर्च करने की जरूरत है, अपने आप ढेर सारी आ जाएंगी सामने। तो सबसे बेस्ट वाली ले लो और उसमें भी एडिटिंग कर लो अपने हिसाब से, थोड़े और जोड़ के, और अपना एक नोट्स बना लो। तो ये ऐसे आपको मैं 300-400 लिस्ट बताऊंगा, 500 तक, ठीक है। तो वो अगर आपने कर ली तो फिर आपका 50 क्वेश्चन पे लगभग कब्जा हो जाएगा। 500 लिस्ट करने से 50 क्वेश्चन आपके खरे हो जाएंगे। बाकी के लिए हम दूसरा और तरीका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो चले हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन वाले हिस्से में, ठीक है। कहाँ थे, तो ये बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि एग्जाम केवल उस तरह से प्रवचनों से और उससे भाषणों से नहीं होती, कुछ और हिस्सा भी है। मैं वो बहुत अच्छे से करा सकता हूँ, पर मुझे थोड़ा बचकाना लगता है ये वाली तैयारी कराना, क्योंकि इसको तो कोई भी करा सकता है, कोई भी रटवा सकता है, पर मैंने कोशिश की है उसको भी विश्लेषण करके आपको बताऊं, ठीक है ना। ये मेरा स्टाइल नहीं है पढ़ाने का कि मैं आपको ये चीजें पढ़ाऊं, क्योंकि ये तो इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप डाउनलोड करो, रटो उनको, ये काम आपका है, ठीक है। फिर भी मैं होमवर्क दूंगा आपको कि इस सप्ताह आपको क्या क्या रखना है, ठीक है, ताकि आप मेरे निर्देशन में जो है उसमें आगे बढ़ पाएंगे, ठीक। आपको उसमें छोड़ेंगे नहीं अपने हिस्से। आपको, मुझे मालूम है आप लोग कुछ नहीं करने वाले, अपनी तरफ से कुछ नहीं करने वाले, मैं यही मान के आपको बताऊंगा। चलिए, तो हम लोग उस समय में कहाँ पढ़ रहे थे, प्रस्तावना में बात कर रहे थे ना, प्रस्तावना के बाद शुरू किया था हमने कुछ। चलिए, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स तो नहीं किया था शुरू? अच्छा, प्रीएम्बल के बारे में ही बात कर रहे थे, ठीक है। चलिए, पहला वाला आर्टिकल देखते हैं। पहला आर्टिकल क्या कहता है कि भारत का क्या नाम होगा, भारत का नाम, राज्य क्षेत्र, और उसको हम पहली अनुसूची से भी जोड़ते हैं ना, फर्स्ट शेड्यूल। एक तो शेड्यूल रटने के लिए कहा था हमने आपको, पता है ना आपको कि शेड्यूल सारे याद कर लेना। कर लिया आप लोगों ने, पढ़ ली शेड्यूल, सबने शेड्यूल तैयार कर ली? 12 शेड्यूल। कितने लोग हैं जिनकी तैयार नहीं है अभी शेड्यूल? अभी नहीं है, क्यों? शेड्यूल क्या होती नहीं पता? अच्छा, कोई एक आध शेड्यूल याद है? एक आध अनुसूची नहीं जानते? आपको याद है? भाषाओं के बारे में 9th में, अभी 9th नहीं पढ़ी है, नहीं। शेड्यूल तैयार करो, ठीक है। अमेंडमेंट तैयार करो, सारे अमेंडमेंट बताए थे वो तैयार करो। कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस तैयार करो, सोर्स क्या क्या है। सोर्स के साथ बड़ी बड़ी कहानियां हैं। सोर्स आखिर जो लिया गया है वो ऐसे ही नहीं लिया गया, तो सोर्स बहुत मायने रखता है। रीड्स हमने कहाँ से लिया, कोई बता सकता है रीड्स कहाँ से लिया? हाँ, यूएस से। प्रीरोगेटिव रीड्स वही वाली, यस। तो ये आपको लेना, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अच्छा, तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ 1935 के जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसमें था, और उससे पहले मैग्ना कार्टा के बाद जो अमेंडमेंट वहां नहीं था। हाँ, तो हम लोग चर्चा करेंगे भी फंडामेंटल राइट्स के, वहां जाएंगे तब मेनका गांधी केस में जाके इन सब की चर्चा करेंगे। चलिए, खैर, तो आज हम लोग आर्टिकल फर्स्ट से लेकर के इसकी बात सबसे पहले करते हैं। नाम के ऊपर यहाँ एक एक की व्याख्या है। हमारे नोट्स में आप जाओगे तो उसमें आपको व्याख्या मिलेगी, आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है, सेकंड क्या कहता है, थर्ड क्या कहता है, फोर्थ क्या कहता है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगी हुई है कि इसी से संबंधित आर्टिकल भी आपने द इंडियन एक्सप्रेस में या द हिंदू में कहीं पढ़ा होगा कि जम्मू कश्मीर को तोड़ करके 3 जो यूनियन टेरिटरी बना दिए हैं, ये आर्टिकल 1 to 4 में कहीं नहीं है। दरअसल वहां ये लैंग्वेज लिखी गई है कि आप नए राज्य का गठन कर सकते हो, लेकिन एक राज्य को तोड़ करके 3 यूनियन टेरिटरी नहीं बना सकते, यूटी नहीं बना सकते आप, क्योंकि ऐसा 1 to 4 में कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो देखा जाए तो अगर सुप्रीम कोर्ट अगर उसको सुनता है, या फिर ये जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट, इसको अमेंडमेंट करना पड़ेगा 1 to 4 में।
पर अमेंडमेंट करोगे तो बाद में लागू होगा, आपने तो पहले बना दिया, तो ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना? सुप्रीम कोर्ट जिस दिन उस याचिका को उठा लेगा उस दिन, तब तक मुझे लगता है उससे पहले वो वापस उसको स्टेट बना देंगे और इलेक्शन करा देंगे। ठीक है, ठीक है ना, तो वो कर देंगे। लेकिन अगर आप आर्टिकल 1 to 4 में देखोगे तो करंट अफेयर से जोड़ने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि क्या गवर्नमेंट ने जो है एक स्टेट को तोड़ करके 3 यूनियन टेरिटरी बनाए, तो ये क्या कानून सही है, लीगल है ये? तो लगेगा कि ये इलीगल है। दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं कहता। आप राज्य की सीमा परिवर्तित कर सकते हो, राज्य का नाम परिवर्तित कर सकते हो, राज्य को 2 राज्यों में तोड़ सकते हो, ठीक है, और किसी नए राज्य को जब भारत में लोगे तब उसको यूनियन टेरिटरी के तौर पे ले सकते हो। नए राज्य को आप भारत में यूनियन टेरिटरी के तौर पे ले सकते हो। जैसे नेपाल कल से कहे या भूटान कहे कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, और फिर उसको आप कहोगे कि भूटान जो है यूटी रहेगा अभी कुछ साल, उसके बाद हम देखेंगे इसको पूर्ण राज्य का दर्जा देना है कि नहीं, या फिर दिल्ली की तरह वहां सीएम की व्यवस्था कर देंगे, राज्य का दर्जा भी दे देंगे और यूटी भी बना रहेगा। तो दिल्ली दोनों है, यूटी भी एक तरह से, एनसीआर भी हम लोग बोलते हैं, और दिल्ली एक तरह से एक राज्य भी है, तो यूटी भी बना रहेगा। तो यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर देना या उसको तोड़ देना 3 में, अब ये 1 to 4 में कहीं नहीं आता। तो उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप, लैंग्वेज को, कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज को जाके पढ़ो बहुत ध्यान से, आर्टिकल 1 से 4 क्या कहते हैं। तो फर्स्ट वाले में तो बस ये कि राज्यों का संघ है, ये है। दूसरी चीज, ये जो बात हो रही है राज्यों की और संघ की, ये यहीं से एक फेडरलिज्म शब्द आता है, संघवाद। अब ये जो संघवाद है हमारा, ये अमेरिका के संघवाद से बिल्कुल अलग है। हमारे यहां राज्यों की इच्छा से संघ नहीं बना है, हमारे यहां राज्यों की इच्छा से संघ नहीं बना है, जबकि अमेरिका का जो संघ है यूनाइटेड स्टेट, वो राज्यों की इच्छाओं से संघ बना है। राज्य चाहते थे कि हम संघ में शामिल होना चाहते हैं, इसलिए वो संघ में है 50 राज्य। हमारे यहां केंद्र ने अपनी सुविधा से राज्य बनाए हैं, केंद्र शब्द नहीं, संघ ने। केंद्र शब्द कहीं नहीं है, ध्यान रखिएगा। संघ, संघ शब्द है, संविधान में संघ शब्द यूज होता है, केंद्र शब्द यूज नहीं होता। केंद्र में थोड़ा सा अहंकार का भाव आता है, इसलिए अंबेडकर ने उसको अवॉइड किया था, तो उन्होंने संघ शब्द यूज किया था। तो संघ जो है वो उसने राज्यों को अपना राज्य बनाए, अपने हिसाब से बनाए, इसलिए हम नागरिकता में अलग से नागरिकता नहीं देते उसकी, क्योंकि अलग से नागरिकता तब दी जाती है जब राज्यों का स्वतंत्र अस्तित्व होता। इसलिए कई बार राज्य बोलने लग जाते हैं ये हमारा अधिकार है, तुम बीच में हस्तक्षेप कैसे कर रहे हो, जैसे ममता बनर्जी जोर से बोलने लगती हैं। तो यहाँ संघ को ही प्रधानता दी हुई है, यहाँ अलग से आपके ऊपर नहीं, आप अलग हो नहीं सकते, अलग होने की इजाजत ही नहीं है, क्योंकि आप जुड़े नहीं हो। आपको बनाया गया है, व्यवस्था के लिए डिवाइड किया गया, व्यवस्था के लिए डिवाइड किया गया, आपका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तो हमारे फेडरलिज्म का मतलब था एक तरह से, इसलिए उसका नाम आया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी हम सहकार करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, आपका विकास करना चाहते हैं, इसलिए हम डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। तो बड़ा मजेदार है। 1 to 4 में अभी आप पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे सिद्धांत निकल करके आएंगे। क्या राज्यों को अलग किया जा सकता है, क्या राज्यों को तोड़ा जा सकता है? हाँ, तोड़ा जा सकता है। नाम बदला जा सकता है? हाँ, बदला जा सकता है। 2 राज्य बनाए जा सकते हैं? हाँ, बनाए जा सकते हैं। तो आपने चंडीगढ़ को देखा होगा, विचित्र स्थिति है। चंडीगढ़ अपने आप में यूटी भी है, चंडीगढ़ राजधानी पंजाब की भी है, चंडीगढ़ राजधानी हरियाणा की भी है ना। तो ये सब सुविधा है। चंडीगढ़ सबको सूट करता है, अच्छी डेवलप सिटी है, रहने को ठीक है, सुरक्षा ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स के लिए बहुत आसानी है, सब है। तो हम एक्सचेंज कर सकते हैं, उसको सुविधाएं हैं। अब उतना ही डेवलपमेंट दूसरी जगह करेंगे, उसके बजाय सबने एक करना। कई लोग लड़ते हैं कि नहीं इनकी राजधानी है, हम दूसरी करेंगे। अभी तेलंगाना हैदराबाद में जो है वो हो गया था, उन्होंने कहा हैदराबाद जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में वो साझी थी, अब उन्होंने अपनी अलग कर लिया। तो अलग राजधानी का क्या महत्व होता है, ये सारे विवाद। छोटे राज्य अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं? क्या छोटे राज्य बनना प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है? तो क्या अधिक जिले बनाए जा सकते हैं किसी राज्य में? ये सारे प्रश्न 1 से 4 वाले में, संगठन वाले, व्यवस्था वाले, प्रशासन, फेडरलिज्म,
ये सारे प्रश्न वहां 1 से 4 में जाएंगे। कई बार आप पढ़ते हो तो बहुत मासूम लगता है, कोई भी किताब वाला खत्म कर देता है 4-5 लाइन में कि ये 1 से 4 है। इतना आसान नहीं है। आर्टिकल 1 to 4 में जाएंगे तो आपको बहुत विस्तार मिलेगा, घटनाएं मिलेंगी, पुराने संविधान संशोधन मिलेंगे, बहुत सारे तो संविधान संशोधनों को लेकर के आओ, डिबेट को लेकर आओ कि संविधान सभा में जो डिबेट हो रही थी राज्यों को बनाने के लिए, तो उस समय में उस डिबेट का क्या इंपॉर्टेंस था। तो थोड़ा सा संविधान जाके सीरियल देखो, वो जो 10 खंड है राज्यसभा टीवी वाले, वो संविधान सीरियल देखो, जिसने भी नहीं देखा वो देखो, 2-2, 3-3 बार देखो उसको, उसमें डिबेट्स हैं, उनमें समझो थोड़ा सा। और सुभाष कश्यप की किताब पढ़ो, हमारा संविधान, और एक किताब और बताई थी संविधान और हम करके, डाउनलोड कर लो उसको, बहुत अच्छी किताब है। और भारत का संवैधानिक विकास डाउनलोड कर सको या मंगवा सको तो ज्यादा अच्छा होगा। भारत का संवैधानिक विकास, ये सुभाष कश्यप की किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। मेंस तक आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और हमारे नोट्स में तो हमने सबका सार दिया हुआ है, ये जितने भी मैं रिसोर्स मटेरियल आपको बता रहा हूँ उन सबका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमने नोट्स में डाला हुआ है, तो वहां से आप काम में ले सकते हो चीजें, है ना। बहुत मेहनत से बनाया हमने पॉलिटी वाला नोट्स, हम बार बार तारीफ इसलिए करते हैं, उसको आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा, बहुत कमाल की चीज है, बहुत किताबों का सार है, बहुत अनुभव है उसके अंदर। तो ये क्या हो गया, संविधान का अनुच्छेद 1 से 4, ठीक है ना। इसको पढ़िएगा। राज्यों की लिस्ट बनाइए, वर्तमान में कितने राज्य हैं, कितने यूनियन टेरिटरी हैं, उनकी राजधानी कौन कौन सी हैं, उनके उच्च न्यायालय कहाँ कहाँ पर हैं, हाई कोर्ट कहाँ कहाँ लगते हैं, जुरिस्डिक्शन एरिया उनका बताइए। फिर वहाँ के मुख्यमंत्री कौन कौन हैं, वहाँ के राज्यपाल कौन कौन हैं, ये लिख लीजिए। फिर कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट है, जैसे एलजी बोलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर, प्रशासक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर, एंड मुख्यमंत्री यानी सीएम, इन सब में क्या अंतर होता है, ठीक है। और जहाँ एलजी है वहां पर अगर सीएम भी है तो उनकी टकराव के लिए क्या है, वो सब चीजें भी लिखिए। फिर कुछ स्पेशल चीजें हैं, जैसे कि लक्षद्वीप है तो वहाँ मुसलमान आबादी बहुत ज्यादा है, तो कितने प्रतिशत मुस्लिम हैं, कितने हिंदू हैं, इस प्रकार से लिखिए। अलग अलग राज्यों में थोड़ा राज्यों का एक परिक्रमा हमारे किसी नोट्स में दी होगी, या फिर भारत 2022 या अभी खरीद लीजिए, 22 वाला आ जाएगा, तो भारत 2022 खरीद लीजिएगा अभी, तो उसमें राज्य की परिक्रमा होती है, पूरा राज्यों का होता है। हमने तो एक अलग से बुक निकाली थी इंडियन स्टेट्स करके, तो भारत और उसके राज्य करके हिंदी इंग्लिश दोनों में निकाली थी, अब वो अब नहीं निकाल पाते हैं, 2011-12 में निकाली थी, नहीं 2008 या 9 में निकाली थी, तो बहुत पुरानी हो गई। अब तो बहुत राज्य भी बदल गए और बहुत नई चीजें भी आ गई थी। उसमें हमने हर राज्य के ऊपर 7-8 पेज लिखे थे, एक एक राज्य के ऊपर 7-8 पेज थे, तो उनमें पेज में राज्य का भौगोलिक परिचय, फिर राज्य का राजनीतिक इतिहास, यानी वो कब भारत का अंग बना, उससे पहले हिस्ट्री क्या थी उस राज्य की, वहाँ कौन कौन से राजवंश थे, किसने राज्य किया, महत्वपूर्ण स्थान कौन कौन से हैं, लिखिए। किसी भी राज्य के बारे में नोट्स बनाने के लिए बहुत शानदार, मैं आपको यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी लोग एमपीपीएससी के लिए तो आप लोग ये सब करते ही हो, लेकिन यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट्स लिखिए। भौगोलिक परिचय पहला, ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन, भौगोलिक परिचय उस राज्य का। ठीक है, आप सब सिंसियरली अगर तैयारी करेंगे जैसा गाइडेंस दिया जा रहा है, तो फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई कोचिंग करने की जरूरत नहीं, कहीं पे भटकने की जरूरत नहीं, बस जो बताया जा रहा है वो करते जाओ, ठीक है। तो ऐसे हमने विश्व परिक्रमा भी की थी, विश्व के सारे देशों के लिए भी किया था, यही वाला, ठीक है। हमने सब देशों के लिए भी किया था। 2 तरह की किताबें निकाली थी, तो पूरे वर्ल्ड के हिसाब से भी निकाली थी और भारत और उसके राज्य भी निकाले थे। तो एटलस से काफी कुछ जानकारी मिल जाएगी। भारत का एटलस ले लोगे तो भारत के एटलस में काफी कुछ। तो क्या बता रहे थे हम लोग, भौगोलिक परिचय। भौगोलिक परिचय के बाद में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वहां की, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड निकालिए वहां का कि इसका हिस्ट्री क्या है। देन आप लिखिए प्रेजेंट सिनेरियो, वर्तमान परिदृश्य, यानी अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, वर्तमान में राज्यपाल कौन है, वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, चर्चा में क्यों है कोई राज्य,
करंट अफेयर्स में चर्चा में क्यों आया हुआ है? कई बार राज्य चर्चा में होते हैं ना, बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं कोई कोई राज्य। पिछला इलेक्शन, लास्ट इलेक्शन कब हुआ था उस राज्य में, वहां कौन विनर रहा था, लूजर कौन है ना? कितनी सीटें आई थी किस पार्टी की, कौन सी पार्टी की सरकार है, पार्टी का सुप्रीमो कौन है, पार्टी का लीडर कौन है, वो ये हर राज्य के बारे में पता होना चाहिए। वहां के मिनरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट कवर, वन क्षेत्र कितना है वहां पे, इंपॉर्टेंट फ्लोरा एंड फोना, इंडस्ट्रियल एक्सपांशन कितना है, औद्योगिक विस्तार कितना है, कौन कौन से उद्योग हैं, क्रॉप्स, वहां की क्रॉप्स कौन सी है, रिवर्स, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, सेलिब्रिटीज, पर्सनालिटीज वहां से, पॉलिटिशियंस कौन कौन हैं, स्पोर्ट्स पर्सन कौन कौन से हैं, सिनेमा में कितने लोग हैं, लिटरेचर से जुड़े हुए कितने लोग हैं, आर्टिस्ट कितने हैं, राइटर कितने हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर उस स्टेट का, नेशनल हाईवेज, एयरपोर्ट, कोई इंपॉर्टेंट सेटलमेंट है या कोई इंपॉर्टेंट अगर ऑफिस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या हेडक्वार्टर है तो उसको लिखना है आपको। नेवी का हेडक्वार्टर है तो, आर्मी का है तो, एयरफोर्स का है तो, या फिर आरबीआई का है तो किसी भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या बड़े हेडक्वार्टर या प्राइवेट उसके भी, जैसे इन्फोसिस का हेडक्वार्टर है या इस टाइप से उस स्टेट का। स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई चीजें जैसे कि स्टेडियम है वहां पर कोई, इंडोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम, इसरो से जुड़ी हुई है, प्रक्षेपण स्थल है या इसरो का हेडक्वार्टर है या इस टाइप से, तो हेडक्वार्टर से जुड़ी हुई चीजें, डिस्प्यूट्स, विवाद, उस क्षेत्र संबंधी विवाद, रिलीजियस डिस्ट्रीब्यूशन, लिंग्विस्टिक्स, धार्मिक वितरण, धार्मिक आधार पर कितने लोग हैं, हिंदू मुस्लिम कितने हैं, ट्राइब्स की संख्या है तो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स कौन कौन सी है वहां की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स, भाषाई वितरण, कौन सी भाषा बोलने वाले ज्यादा लोग रहते हैं। तो हमने तो चूंकि उसकी किताब ही बनाई थी तो हम लोगों को तो बहुत सारी चीजें याद है। इंपॉर्टेंट सिटीज, महत्वपूर्ण शहर, टूरिस्ट प्लेसेस, पर्यटन स्थल वहां के, ऐसे राज्य परिक्रमा होगी आपकी, एक एक राज्य के ऊपर इतना कुछ नोट्स बनता है, तब जाकर के कमांड आता है, खास करके यूपीएससी के लिए चाहिए। और यही सब आप एमपी के लिए करने लग जाते हो तो एमपीपीएससी की तैयारी हो जाती है केवल, लेकिन यूपीएससी के लिए सारे राज्यों की करनी पड़ती है। देन कल्चर में आएंगे हम लोग, टेम्पल्स में आ गए ना हम लोग, टूरिस्ट प्लेसेस में टेम्पल्स आ जाएंगे, मॉस्क आ जाएंगी, ये सब गुरुद्वारा वगैरह, और फिर आएंगे त्योहार, फेस्टिवल्स, उस स्टेट के फेस्टिवल, वहां का फूड, जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वाला अगर टैग लगा हुआ है तो, जीआई टैग अगर मिला है तो वो सब, और वो जो इंडस्ट्री लिखा है, टेक्सटाइल लिखा है, वहां पर जीआई टैग भी हो जाएंगे प्रोडक्ट्स पे। जहां आपने इंडस्ट्री लिखा ना, इंडस्ट्रियल एक्सपांशन, उसमें जीआई टैग आ जाएगा, टेक्सटाइल और वो सब चीजें आ जाएंगी। यहाँ ट्रेडिशन आ जाएंगे, डांस,
फेस्टिवल, डांस, म्यूजिक, पेंटर अगर उस इलाके में स्पेशल पेंटिंग, जैसे मधुबनी पेंटिंग की बात हम लोग करते हैं, किशनगढ़ की करते हैं, तो पेंटिंग, आर्किटेक्चर, मॉन्यूमेंट्स, वर्ल्ड हेरिटेज साइट उस जगह पर अगर कोई है तो वो आ जाएगी यहाँ पर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। थिएटर है, रंगकर्म होता है, ड्रामा होता है, नाटक होते हैं, वहाँ के प्रसिद्ध हैं, वो आ जाएंगे। वहाँ लिटरेचर में जो कुछ प्रसिद्ध है, पोएट है, कोई राइटर है, वो आ जाएगा। न्यूज़पेपर, वहाँ का प्रसिद्ध न्यूज़पेपर। आ गया समझ में? तो ये है विस्तार, और ये आपको विकिपीडिया पे मिल जाए। जब कभी विकिपीडिया पे आप कोई राज्य खोलोगे तो ये सारी चीजें मिलेंगी आपको, और यही किसी देश के बारे में भी लागू होता है, लगभग किसी देश के बारे में ये सारी चीजें। तो किसी भी कंट्री के बारे में जानना है तो आपको इतना सारा उसमें जानने की कोशिश करना चाहिए। तो ये है अनुभव आधारित ज्ञान, इससे आता है, ठीक है। तो मामूली चीज नहीं होती है, इसमें सारे राज्यों की परिक्रमा भी करनी होती है, विश्व के सारे देशों की भी। हमने तो केवल पढ़ा ही नहीं है, केवल रटा ही नहीं था, बल्कि हमने तो किताब बनाई थी। अब ये है कि हम बड़ी ज्यादा प्रतियां नहीं छाप पाए थे, फिर से निकाल सकते हैं, लेकिन काम करना पड़ता है, उसमें रात भर बैठना पड़ता है। तो अब तो हम रेगुलर क्लास लेते हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो इतना संभव नहीं होता है कि हम किसी एक चीज पे फोकस करें और केवल चिली देश को आज रात को लेके बैठ जाए। तो ऐसे तो फिर एक साल निकल जाता है, एक साल में फिर हम रिजल्ट ही नहीं दे पाएंगे, तो वो दिक्कत हो जाएगी। पूरा समय लगता है नए सिरे से सबको, क्योंकि 1-2 साल में सब बदल जाता है, कहीं चुनाव हो गए, कहीं क्या हो गया, सब कुछ बदल जाता है, बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तो अच्छा खासा परिवर्तन करना पड़ता है। अब आप मध्य प्रदेश की ये सारी चीजें तैयार कर लो, आपका एमपी तैयार हो जाएगा। ये हो गया एमपी का सिलेबस, ठीक है। और आपको उंगलियों पे गिनना भी आ जाएगा, ये सब एक बकायदा ऑर्गेनाइज्ड है। ये एक तरीका है किसी भी राज्य को पढ़ने का, किसी भी देश को पढ़ने का, किसी भी सोसाइटी को समझने का। वहां पर हम लोग किसी कंट्री के बारे में बात करते हैं तब करेंसी की बात भी करने लग जाते हैं, उसका राष्ट्र प्रमुख कौन है वो भी बोलने लगते हैं, और फिर उस देश का जो दूसरे देशों से संबंध है, पड़ोसी देश कौन कौन से, इसमें राज्यों की सीमाएं भी आ जाएंगी कि अगर ये राज्य है तो ये राज्य की सीमा कौन कौन सी है। जैसे मध्य प्रदेश की सीमा पूछते हैं कई बार, कितने राज्यों से लगी हुई है, कौन से। तो भारत की सीमा, भारत की तट रेखा कितनी लंबी है, सबसे ज्यादा तट रेखा जो कोस्टल एरिया है वो कौन से राज्य का है। सबसे ज्यादा हमारी बांग्लादेश से सीमा जुड़ी है कि चीन से जुड़ी, पाकिस्तान से जुड़ी है। तो सबसे ज्यादा हमारी है बांग्लादेश से, दूसरे नंबर पे चीन से, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान से। तो ये कितने किलोमीटर जुड़ी हुई है उसकी लिस्ट बनाई है। तो ये सब बनाना है आप। सिली टाइप के प्रश्न होते हैं, इनको सिली क्वेश्चंस बोलते हैं। ये जितने भी मैं लिखवा रहा हूँ इनको क्या बोला जाता है, सिली क्वेश्चंस, क्योंकि बिल्कुल सिंपल है, इनमें उलझने जैसा कुछ है नहीं। कठिन प्रश्न थोड़े से अलग टाइप के हो जाते हैं, वो मतलब ऐसे प्रश्न होते हैं जो एकदम आपको दिमाग हिला के रख देते हैं। तो वो प्रश्न बिल्कुल अलग होते हैं, खास करके इकोनॉमिक्स के जो आंकड़ों वाले जो प्रश्न होते हैं वो उसमें जाते हैं। जिसको डिजिट याद करने में दिक्कत आती है उन लोगों को वहां दिक्कत आती है इकोनॉमिक्स के, उनमें है ना, कंपेयर करते हुए, पुरानी किसी योजना से जुड़े हुए, इसकी तुलनात्मक जो अध्ययन वाले जो प्रश्न होते हैं, तो उसमें आपको बहुत कुछ याद रिकॉल करना पड़ता है, तब उसमें दिक्कत आती है। तो ऐसे प्रश्न यदि आप गलत करते हैं तो परीक्षा में आप बने रहते हैं, लेकिन इन प्रश्नों को गलत करने के बाद एग्जाम से तुरंत बाहर हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रश्न तो कोई भी गलत नहीं करता, बहुत कम लोग करते हैं। और वो अगर आप गलत कर रहे हैं तो फिर आप एग्जाम में कैसे रहोगे। जैसे मैंने अभी सारे प्रश्न लिखवाए थे आपको 20, इन प्रश्नों को गलत करने के बाद तो आप एग्जाम में रह ही नहीं सकते ना, आपकी कोई जगह नहीं है। 5 से ज्यादा गलत करने के बाद तो सवाल ही नहीं उठता कि आप एग्जाम में बचोगे, बिल्कुल नहीं कर सकते, ये गलतियां होनी नहीं चाहिए। तो अपने आप को तैयार करो यहाँ तक, ठीक है। अब आए हो आप लोग, तैयारी कर रहे हो तो कठिन नहीं है। अच्छा, ये एक बार कर लेते हो तो याद रहता है, ऐसा नहीं होता कि नागालैंड का त्योहार जो है वो एकदम से आंध्र प्रदेश में चला जाता है, ठीक है। और वो पूरे सारे ऑप्शन नॉर्थ ईस्ट के नहीं देते, वो फिर एक आध इधर का दे देते हैं। तेलुगु नॉर्थ ईस्ट में थोड़ी चली जाएगी, हाँ, तेलुगु भाषा तो वहीं रहेगी। तो इसलिए
उतना ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। इसलिए एक बार की तैयारी भी अगर बहुत अच्छे से हो गई तो बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये ऐसा नॉलेज है, क्योंकि अनुभव आधारित नॉलेज है। ठीक है ना। तो कल हम नागरिकता की भी बात करेंगे और आगे मौलिक अधिकारों की बात भी करेंगे। ठीक है, चलिए।